चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQs जो कि चैप्टर 6 और 7 से लेकर के आज मैं उपस्थित हूँ। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5 के MCQs डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं 6 और 7 चैप्टर के MCQs डिस्कस करूँगा। तो इसमें सुनिए, नंबर 1, द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर RCC 1, 2, 4 फॉर 20 क्यूबिक मीटर ऑफ वर्क। इसने मालूम किया है कि RCC वर्क जो 1, 2, 4 का किया जाना है 20 मीटर क्यूब के लिए, उसके लिए सीमेंट की आप कितनी आवश्यकता होगी। तो इसमें मैंने जैसे कल आपको बताया था, एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 1.52 यानी 52% जो हम बढ़ा करके ड्राई मटेरियल का चलते हैं, ज़्यादा इसकी कैलकुलेशन होगी 1.52 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द प्रोपोर्शन 1 + 2 + 4 और मल्टीप्लाई बाई 20 जो कि 20 क्यूबिक मीटर है और मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हो जाएगा साहब 4.34 क्यूबिक मीटर। अब ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में उसने दिया है बैग में, लिहाजा हमें इसको बैग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिहाजा ये हो जाएगा 4.34 मल्टीप्लाई बाई 30, तो ये हो जाएगा साहब ये 130 बैग। 130 बैग ये इसका आंसर आया। सीमेंट की कितनी आवश्यकता होगी, क्वेश्चन में दोबारा से पढ़ रहा हूँ। 20 क्यूबिक मीटर का लिए 1, 2, 4 का करने के लिए कितने सीमेंट की आवश्यकता होगी। ऑप्शन में दिया है 113 बैग, 120 बैग, 130 बैग, 140 बैग। लिहाजा जो ये हमारा आया है 130 बैग, इसका मतलब ये हमारा 130 बैग सही है। इसको हम टिक कर देंगे 130 बैग, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं साहब, द क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड RCC 1, 2, 4। आपके इसमें सैंड मालूम किया है और 20 क्यूबिक मीटर के लिए द क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड फॉर RCC 1, 2, 4 20 क्यूबिक मीटर। तो लिहाजा इसमें ऑप्शन में दिया है 300 क्यूबिक फीट, 305 क्यूबिक फीट और 306 क्यूबिक फीट। 306 क्यूबिक फीट। तो हम इसको करेंगे साहब उसी तरीके से। 1 सैंड इजिकल टू हो जाएगा 1.52 डिवाइडेड बाई 7 और मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 20, तो इजिकल टू आ गया साहब ये 8.68 मीटर क्यूब। इसको हम इसने 8.68 मीटर क्यूब, इसमें ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है जो है क्यूबिक फीट में, लिहाजा हम इसे क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 3147 से कर देंगे, तो ये इजिकल टू आ जाता है 306 क्यूबिक फीट, 306 CUFT। इसका मतलब ये इसका ऑप्शन सही है। दूसरे नंबर का ऑप्शन 306 क्यूबिक फीट जो कि सी पर अंकित है वो सही है। तीसरा नंबर है वेट ऑफ स्टील बार 12 mm डाया हैविंग ए लेंथ ऑफ 20 मीटर। ये एक 20 मीटर की रॉड है जो 12 mm डाया की है, तो इसका उसने वेट मालूम किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेट मालूम करने के लिए हम करते हैं एक छोटा फार्मूला हम यूज़ करते हैं। D² अपॉन 162, D² अपॉन 162 इज इक्वल टू 12 × 12 अपॉन 162, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 0.888 kg पर मीटर। और उसने मालूम किया है हमारे पास 20 मीटर की रॉड है, लिहाजा अभी हम इसे 20 से और गुणा कर देंगे। 0.888 और गुणा 20 इजिकल टू हो गया था ये 17.77 kg। इसका मतलब है आंसर हमने दिया है 17.57 kg, 17.77 kg, 17.70 kg, 17.07 kg। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी सही है जो 17.77 kg है। चलिए चौथा सवाल, अगर ये वेट ऑफ स्टील बार 12 mm डाया हैविंग ए लेंथ ऑफ 20 फीट। अब इसने फिट में मालूम किया है कि बताइए 12 mm डाया की 20 फुट लंबी छड़ की कितनी वजन होगी। तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था पिछले चैप्टर में, D² अपॉन 533।
इजिकल टू होता है डी स्क्वायर अपॉन 533, इजिकल टू हो जाएगा 12 इंटू 12 अपॉन 533। तो ये आता है साहब आपका 0.27 kg पर फिट। अब ये हमारी रॉड है साहब 20 फीट लंबी, लिहाजा हम इसको 20 से और गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा साहब आपका 5.4 kg, 5.4 kg, ये इसका आंसर है। ठीक है साहब, अगर के फिट में हमें मालूम करना है तो इसका वजन आ जाएगा 5.4 kg, जो कि बी पर अंकित है, इसका मतलब इसका बी सही है। पांचवा है लेंथ ऑफ 2 हुक इज गिवन। एक हुक की लंबाई मैंने आपको बताई थी 9 टाइम डायमीटर ऑफ द बार होता है, लिहाजा 2 की हो जाएगी 2 × 9 टाइम डायमीटर ऑफ द बार, यानी 18 डाया। तो इन्होंने दिया है 9 डाया, बी में दिया है 18 डाया, सी में दिया है 8 डाया और 10 में दिया है, डी में दिया है 10 डाया। इसका मतलब ये है इसका 18 इंटू डाया जो बी पर अंकित है वो जो सही है। चलिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिसिपेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एक्सपेंडिचर का होता है वो कहलाता है बैलेंस शीट, नंबर बी पे है बजट, नंबर 3 फाइनेंशियल शीट, नंबर 4 पर दिया हुआ एक्सपेंडिचर रिसीप्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब ये डी पर जो अंकित है ये इसका ऑप्शन सही है, एक्सपेंडिचर रिसीप्ट स्टेटमेंट। चलिए, 7वां सवाल है एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग टेंडर, टेंडर को जमा करते समय कॉन्ट्रैक्टर हैज डिपॉजिट सम अमाउंट टू डिपार्टमेंट एज गारंटी। गारंटी के रूप में एक अमाउंट ठेकेदार को जमा करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बैंक गारंटी, अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी मनी या काशन मनी। तो हम सब जानते हैं जो टेंडर जमा करते समय अमाउंट ठेकेदार द्वारा डिपार्टमेंट को जमा किया जाता है वो कहलाता है अर्नेस्ट मनी, लिहाजा इसका ऑप्शन बी सही है। 8वां, ए फिक्स डिपॉजिट सम ऑफ पेनल्टी बाय द कॉन्ट्रैक्टर हैविंग नो रिलेशनशिप विद रियल डैमेज इज नॉन एज। एक ऐसी A fixed sum of penalty by the contractor having no relationship with real damage, जो कि एक्चुअल डैमेज से जिसका कोई रिलेशन नहीं होता, जो ठेकेदार द्वारा जमा करना होता है उसे हम क्या कहते हैं? वो कहलाता है फिक्स्ड पेनल्टी, लिक्विडेटेड डैमेज और डैमेज चार्जेस, और देन डी नंबर पे है कंपनसेटरी पेमेंट, तो वो कहलाता है लिक्विडेटेड डैमेज। लिक्विडेटेड डैमेज वो होते हैं जो कि ठेकेदार को जमा करना होता है लेकिन वो उसका जो है कोई रिलेशनशिप विद द रियल डैमेज, यानी एक्चुअल उसकी जो है मात्रा का पता नहीं चलता, तो उसको अमाउंट को जो जमा किया जाता है ठेकेदार द्वारा उसको कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। चलिए, इसका मतलब है इसका ऑप्शन बी सही है। 9वां नंबर, इफ द कॉन्ट्रैक्टर हैज नॉट डिपॉजिटेड फुल अमाउंट ऑफ द सिक्योरिटी मनी बिफोर हैंड। अगर टेंडर जमा करते समय टेंडर उसका फुल ओपन हो गया और एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट होते समय उसने पूरा अमाउंट डिपार्टमेंट को नहीं जमा किया है, देन कितना % इज डिडक्टेड फ्रॉम ईच पेमेंट। जब वो कार्य करना शुरू कर देता है तो उसके पेमेंट से कितना % प्रत्येक पेमेंट से काटा जाता है और वो डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो 10% प्रत्येक पेमेंट से हम उसे काटना होता है उस कंडीशन में जबकि उसके द्वारा सिक्योरिटी मनी बिफोर हैंड जमा नहीं की गई है। तो इसका ऑप्शन है 10%, 20%, 5%, नन ऑफ द अबव। इसका मतलब है इसमें ए 10% सही है। 10वां नंबर है आफ्टर चेकिंग इंटर्न बिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर द पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर इज कॉल्ड। यानी कार्य को चेक करने के बाद जो बिल बना करके कॉन्ट्रैक्टर जमा करता है, आफ्टर चेकिंग द इंटरिम बिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर द पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर इज कॉल्ड। उसे हम रनिंग पेमेंट या इंटरिम पेमेंट कहते हैं या फाइनल पेमेंट कहते हैं या एडवांस पेमेंट कहते हैं या नन ऑफ द अबव। तो वो सारे पेमेंट जो बीच बीच में कॉन्ट्रैक्टर को किए जाते हैं लेकिन एक्चुअल मेजरमेंट के बाद,
वो जब उसने बिल जमा किया, बिल जमा करने के बाद हम उसकी चेकिंग करेंगे और चेकिंग करने के बाद हम उस पेमेंट को कहेंगे रनिंग बिल या इंटरिम बिल। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए सही है। 11वां नंबर है द पेमेंट इज मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर ऑन रनिंग अकाउंट ऑफ द वर्क व्हेन इज नॉट मेजर्ड। ऐसा कार्य जो कि चल रहा है लेकिन मेजर नहीं किया गया है। ऐसा कार्य जो कि ह्यूज मात्रा में है और चल रहा है और अभी मेजर नहीं किया है, तो अगर हम उसको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देते हैं तो वो वाला पेमेंट क्या कहलाता है? वो रनिंग पेमेंट कहलाता है, फाइनल पेमेंट कहलाता है, या एडवांस पेमेंट कहलाता है, या नन ऑफ द अबव। तो वो बीच बीच में जो पेमेंट हम देते हैं बगैर मेजरमेंट के, वो कहलाता है सब एडवांस पेमेंट। इसका मतलब इसका सी नंबर सही है। 12वां सवाल है द पेटी पेमेंट, फुटकर पेमेंट। द पेटी पेमेंट या मिसलिनियस पेमेंट फॉर द परचेज और एनी अदर पर्पज। कोई चीज़ खरीदने के लिए या किसी और उद्देश्य के लिए जो पेमेंट पेटी पेमेंट किया जाता है, पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, वो किसके द्वारा किया जाता है? एडवांस पेमेंट के द्वारा, हैंड रिसीप्ट के द्वारा, या रनिंग पेमेंट के द्वारा, या नन ऑफ द अबव। ऐसे कार्य जो फुटकर वे के होते हैं, जो बीच बीच में हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट देते हैं, तो वो हम हैंड रिसीप्ट से देते हैं। इसका मतलब इसका जो बी ऑप्शन है 12 नंबर का, वो सही है। 13 नंबर है पेमेंट इज मेड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। वो पेमेंट जो कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात कंप्लीशन ऑफ द वर्क पर किया जाता है कहलाता है एडवांस पेमेंट, फाइनल पेमेंट, रनिंग पेमेंट, नन ऑफ द अबव। तो उसे हम कहते हैं साहब फाइनल पेमेंट। क्योंकि पूरा काम हो गया तो पूरा काम हो जाने के पश्चात जो पेमेंट किया जाता है वो फाइनल पेमेंट कहलाता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन बी सही है। चलिए आते हैं 14वें नंबर पर। द स्पेसिफिक अमाउंट 2% ऑफ द एस्टिमेटेड कास्ट इज सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर। टेंडर जमा करते समय जो 2% अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डिपार्टमेंट को जमा किया जाता है वो कहलाता है क्या? अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी मनी, काशन मनी। तो उसे कहते हैं साहब अर्नेस्ट मनी। इसका मतलब ये ए ऑप्शन हमारा सही है। 15वां लास्ट नंबर है एन अमाउंट ऑफ 10% एन ऑफ टेंडर अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर हैज डिपॉजिटेड एज। कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर एक्सेप्ट होने के पश्चात 2% तो वो जमा करता है जब अपना टेंडर जमा करता है, और जब ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद लोएस्ट रेट उसके डिक्लेयर हो जाते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। एक्सेप्ट होने के बाद कार्य करने से पूर्व उसे 10% और जमा करना होता है पैसा, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी मनी। तो ये मालूम कर रहा था एन अमाउंट ऑफ 10% ऑफ टेंडर अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर हैज टू डिपॉजिट एज अर्नेस्ट मनी कहलाता है, सिक्योरिटी मनी कहलाता है, काशन मनी कहलाता है, पे मनी कहलाता है। तो वो कहलाता है साहब सिक्योरिटी मनी। तो इस तरीके से ये आज मैंने आपको 6ठे और 7वें चैप्टर के MCQs डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो। ओके, धन्यवाद।